हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सहानी और आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना पार्ट 4 ऑफ सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी तक हम टोटल 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं और हर पार्ट में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। अगर आप किसी भी सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें MCQ पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ये जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियसली हमने जितनी सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे और आप जो हमने टोटल अभी 4 पार्ट्स इसको मिला के करे हैं वो सारी की सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त कर सकते हैं और आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट को पा सकते हैं। तो सारी की सारी वीडियोस जो है वो लाइन वाइज लगी हुई हैं, आप सबको देख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड या इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एम्बॉर्जमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग क्लास इनटू द bourgeois. The process of incorporation of elements of bourgeois into the working class. The process of incorporation of elements of all classes into the working class as well as bourgeois. Yeah, all of the above. Remember this thing. First of all, this word has been coined by Goldthorpe and Lockwood. पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो एम्बॉर्जमेंट का मतलब होता है वो ये होता है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग क्लास इनटू द bourgeois। मतलब जो वर्किंग क्लास है यहाँ पे मिडिल क्लास का सेंस है कि जो वर्किंग क्लासेस हैं वो इस तरीके का लाइफस्टाइल अपना रही हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो मिडिल क्लास में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, मतलब जुड़ रही हैं। जो वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं वो वैल्यूज बिहेवियर्स लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, किसका? मिडिल क्लास का या कह दो बॉर्जुआ का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने कॉइन मतलब मैंने वर्ड किन्होंने कॉइन किया वो इसलिए बताया है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत बार ये देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए मैं डिस्कशन इसके बारे में कर रही हूँ और ये पोटेंशियल MCQ आपके पेपर में बन सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं और साथ में इधर साइड आपसे स्कॉलर या थिंकर के जो है वो मैच द फॉलोइंग करने को जोड़ने को बोल देते हैं। तो इस तरीके का पैटर्न बनता है, तो दैट्स व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा जनरेशनल। इंट्रा जनरेशनल का मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब जो आपके स्वयं की जनरेशन में हो, ठीक है ना। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, द वन इज इंटर एंड सेकेंड वन इज इंट्रा। इंटर में आप जो है वो एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 जनरेशन देख रहे हो। दिस इज योर फादर्स जनरेशन एंड दिस इज योर जनरेशन। योर जनरेट तुम्हारी जनरेशन में कौन कौन आएगा? तुम्हारे सिबलिंग्स जो भी हैं, भाई बहन कजन्स, वो सब आ जाएंगे एक तरीके से, ऐसा मानो। और फादर की जनरेशन आपसे बड़ी है। इंट्रा में क्या होता है? आप अपने ही जनरेशन में देख रहे हो, योर जनरेशन, ठीक है ना, आप अपनी ही जनरेशन में देख रहे हो। या इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे हो सकता है आप सिबलिंग्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, आप अपने और अपने भाई के बीच में आपने देखा कि अरे मैंने भी MA किया है, इसने भी MA किया है, ये जो है मतलब बड़ा HR लग गया और मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये भी कंपैरिजन हो सकता है। दिस इज ऑल्सो इंट्रा जनरेशनल। और ये खुद से भी हो सकता है, खुद के में भी हो सकता है कि अपने ही उसमें देख रहे हो, ठीक है ना, कि आपकी मोबिलिटी क्या है, कि पहले आप एक स्थिति पे थे, लाइक आप मतलब आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में HR थे और अब जो है आप कंपनी के जो है मालिक ही बन गए हो, तो आपकी इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी हो गई, ठीक है ना, आप अपनी ही जनरेशन में आगे बढ़ गए, अपने ही उसमें। तो अ पर्सन सन प्यून सन बिकम्स अ बैंक ऑफिसर, ये इंट्रा है, इंटर है, सॉरी ये इंटर है। मैं बता इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। अ प्यून बिकम्स अ क्लर्क, ये एक जो प्यून है वो क्लर्क की स्थिति में पहुंच गया, ये इंट्रा है। और डॉक्टर का जो बेटा है वो इंजीनियर बन गया, ये भी इंटर है, ठीक है ना। अ टीचर्स डॉटर बिकम्स एन आर्किटेक्ट, ये भी इंटर है। इसीलिए मैंने इस डिफरेंस बताई थी। इंटर मतलब आपकी एट देखो 2 जनरेशन आ गई, डॉक्टर सन, प्यून, और वो तो अपने में ही है, और प्यून का सन, तो ये बी वुड बी द राइट आंसर एंड आई हैव एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो। नेक्स्ट हो जाता है व्हेन द परफॉर्मर ऑफ अ रोल अडॉप्ट्स अ सब्जेक्टिव डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल।
इट इज कॉल्ड एज, मतलब जो एक रोल को परफॉर्म करने वाला व्यक्ति है वो अडॉप्ट करता है सब्जेक्टिव डिटैचमेंट फ्रॉम द रोल, रोल से थोड़ा डिटैचमेंट मतलब थोड़ा दूरी रख लिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको रोल कन्फ्लिक्ट, रोल टेकिंग, रोल डिस्टेंस या कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस रखने की बात हो रही है और यहाँ पे आ जाएगा रोल डिस्टेंस। अब रोल डिस्टेंस को किसने जो है कॉइन किया है या फॉर्मुलेट किया है, वो हो जाएंगे हमारे इरविन गॉफमैन। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं। इरविन गॉफमैन वुड बी द राइट आंसर, मतलब राइट आंसर नहीं, मतलब इट्स एन एक्स्ट्रा थिंग, तो आप नोट कर सकते हो। द फ्रेज ग्लास सीलिंग इज यूज्ड इन, ग्लास सीलिंग का जो प्रयोग है वो कहाँ पे होता है, क्रिमिनोलॉजी में होता है, मतलब क्राइम की दुनिया में होता है, या आप कह दीजिए क्राइम की, सॉरी क्रिमिनोलॉजी मतलब क्राइम की दुनिया नहीं, स्टडी है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ में होता है, जेंडर स्टडीज़ में होता है, कि अर्बन स्टडीज़ में होता है, तो ये जेंडर स्टडीज़ में होता है। ठीक है ना। एंड ग्लास सीलिंग का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ग्लास सीलिंग आई थिंक प्रीवियसली आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने पहले जो पीवाईक्यू सॉल्व कराए उसमें एक पीवाईक्यू ये भी था कि व्हाट द टर्म ग्लास सीलिंग मेंट। ठीक है ना, तो वो कुछ ऑप्शन 4 दिए होता है। तो वैसे तो ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जेंडर है, मैंने पहली बात तो बता दिया, जहाँ पे विमेन को जो है वो आप मतलब आप उनको उनका एम्पावरमेंट नहीं होने दे रहे हैं, आप उनको एक अच्छी स्थिति में पहुंचने दे रहे हैं। ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं रुकावट है, मतलब इट्स अ बेसिकली सिस्टमिक बैरियर, मतलब रुकावटें पैदा कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं विमेन को या माइनॉरिटी को फ्रॉम राइजिंग टू द टॉप लेवल पोजीशन इन हायरार्की। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी मतलब कोई कंपनी है और कंपनी में आप विमेन का जो है वो ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, बैरियर्स पैदा कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली ग्लास सीलिंग। नेक्स्ट आ जाता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंडमान आइलैंडर्स। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे ब्राउन जी हैं। तो ब्राउन जी जो है उन्होंने अंडमान आइलैंडर्स जो है इस नामक बुक लिखी है। ठीक है ना, और ये भी ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट तो हैं ही लेकिन ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हैं। ठीक है ना, तो यू शुड नोट डाउन दिस पॉइंट टू बी नोटेड। Okay, next question is Herbert Spencer's distinction between militant and industrial society is based on what? ठीक है ना, तो ये किस पे बेस्ड है? तो इसका आंसर है कंपलसरी एंड वॉलेंट्री कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछे जाएंगे, ये टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी एक टर्म है, एंड मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये 4 टर्म दे देंगे और इधर यहाँ पे थिंकर के नाम दे देंगे। तो मैं आपको थिंकर दे रही हूँ, आपसे कभी मैच द फॉलोइंग में अगर पूछने जाता है तो आप मैच कर लीजिएगा। देखिए जेमिन श्राफ्ट एंड जेसल श्राफ्ट, तो देखिए जेमिन श्राफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी, नोट डाउन दिस। जेसल श्राफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी। देखिए मैं पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, मैं हर वीडियो में लगता है ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, बट हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखी हो, आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना अच्छे से क्लियर फिर से बार बार रिपीट कर पाऊँ, तो मैं रिपीट कर दे रही हूँ, तो डोंट गेट फेड अप ऑफ मी। ठीक है ना, एंड इफ़ यू आर गेटिंग, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो देखिए कम्युनिटी एंड सोसाइटी है और ये दिया हुआ है टोनीज ने। ठीक है ना, तो आपको टोनी से मतलब वो करना है। स्टेटस इन कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सर हेनरी मेन ने। ठीक है, तो ये लिख लेना आप। मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी, तो दिस इज बेसिकली इमाइल डरखाइम, और सोसाइटी भी हो सकता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो है सॉलिडारिटी भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये किसने दिया हुआ है, डरखाइम जी ने दिया हुआ है, और ये सब मैच द फॉलोइंग में आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं बिकॉज मैंने देखा हुआ है मैच द फॉलोइंग सेम। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड करने वाली कौन सी कमेटी रही है? शाह कमेटी हैं, बलवंत सॉरी अशोक मेहता कमेटी हैं, कोठारी हैं, कि बलवंत राय मेहता हैं? तो बलवंत राय मेहता हैं। ठीक है ना, ये वाला आंसर वैसे तो ये सही है, लेकिन सेकंड एक और ऑप्शन है जो कि भी सही है, ये अशोक मेहता कमेटी। देखिए जो 3 टायर्ड सिस्टम है वो तो बलवंत राय मेहता जी ने दिया है, पर अगर आपसे कभी क्वेश्चन में 2 टायर पंचायती राज सिस्टम बताया पूछा जाए तो वो अशोक मेहता कमेटी होंगे। बट क्वेश्चन में यह है कि फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम, और ऑप्शन में भी ऐसे ही 1 2 3 4 4 दे रखे हैं, ऐसा नहीं दे रखा है कि A B सही है कि A B C सही है।
कि बी और डी सही है, ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हमें किसी एक को ही टिक लगाना है। और यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि फर्स्ट व्यक्ति कौन है, तो पहली बतानी है, तो पहली है बलवंत राय मेहता कमिटी, और इसका ईयर भी लिख लीजिए 1957, और इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन द आर्टिकल कैन द सबल्टन स्पीक। सबल्टन मतलब होता है मार्जिनलाइज, जो कि प्रताड़ित हों सोसाइटी में, ठीक है ना, जिनका शोषण होता है, वो जिनको ऊपर आने नहीं दिया जाता, मतलब रुकावट पैदा करते हैं उनकी ग्रोथ में, तो ये सबल्टन है। और इसमें गायत्री जी जो हैं वो एकदम सही आंसर है, तो ये आर्टिकल वुड मतलब वॉज रिटन बाय गायत्री स्पार्क, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच आर्टिकल टू रॉबर्ट रेडफील्ड इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिटिल कम्युनिटी। तो यहाँ पे बताना रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं दिया गया है। डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, लोकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, तो आंसर हो जाएगा लोकेशन। लोकेशन वर्ड नहीं दिया है। जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक उन्होंने दिया है वो दिया है स्मॉलनेस का, ठीक है ना, स्मॉलनेस, एक एल और लग जाएगा, तो स्मॉलनेस का दिया है। तो 4 अगर, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन अगर पोटेंशियल आगे बनेगा तो वो यही बनेगा, ये बनेगा कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 4 हर ऑप्शन में 4 4 नाम होंगे, ठीक है, और आपको करेक्ट वाला बताना होगा कौन सा है। तो करेक्ट ऑप्शन होंगे डिस्टिंक्टिवनेस, होमोजेनिटी, स्मॉलनेस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, तो ये 4 ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, और चौथा ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेलेनोस्की ऑथर द सैवेज माइंड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सैवेज माइंड तो लेवी स्ट्रॉस की बुक है, ठीक है ना, उनका काम है ये। मार्गरेट मीड इज द ऑथर ऑफ सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, ये बात एकदम सत्य है। लेवी स्ट्रॉस ऑथर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिलीजियस लाइफ हम डरखाइम की है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है ब्राउन ऑथर द अंडमान आइलैंडर्स, ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में सॉल्व ही किया हुआ है, तो 2 and 4 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी विच टाइप ऑफ सोसाइटी हैज मोर पॉसिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी, किस सोसाइटी में इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी होने के चांसेस हैं। क्लास बेस्ड, फ्यूडल लॉर्ड, एज ग्रेड या कास्ट, तो आंसर सिंपली कास्ट क्लास है। क्लास इसलिए है बिकॉज इसमें मेरिटोक्रेसी या मेरिट बेस्ड पोजीशंस की बात होती है, कि आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी मतलब मान लीजिए आप एक ऐसे तबके से आते हैं सोसाइटी में जहाँ पे आपको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई लोअर कास्ट के हैं, हम मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो लोअर कास्ट के हो आप, और आप जो है अच्छा पढ़ लिया, आपने अच्छी एजुकेशन ले ली, तो एजुकेशन के बलबूते पे, अपने मेरिट के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के एचआर बन गए, सीईओ बन गए, आपने अपना कुछ बिजनेस खोल लिया, तो दैट इज बेसिकली क्लास बेस्ड सोसाइटी, तो आपका उधार हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है द चिल्ड्रन लर्न द वेज ऑफ एडल्ट्स परपेचुएटिंग द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ देयर कल्चर, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, ठीक है ना, समाजीकरण होता है। नेक्स्ट आ जाता है रिलीजियस आइडियाज ऑफ विच सेक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट वर मोस्ट कंड्यूसिव टू द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, ये वेबर के टर्म्स में बात हो रही है, तो जो वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म करके बुक लिखी है, उसमें पूछ रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट्स का कौन सा सेक्ट रहा है, प्रोटेस्टेंट्स जो है उसका कौन सा सेक्ट है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कैल्विनिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो कैल्विनिस्ट वुड बी द राइट आंसर, तो ये सेक्ट है, ठीक है ना, ये किसका सेक्ट है, प्रोटेस्टेंट का है, और इट्स रिलेटेड टू वेबर। प्रोटेस्टेंट लिख देती हूँ, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज अ बुक बाय वेबर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब करेक्टली मैच कौन नहीं है। सी एच कूले ने प्राइमरी ग्रुप दिया है, टैलकट पार्सन ने पॉजिटिविज्म, ये रेफरेंस ग्रुप, सुमनर इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप है, ये भी सही है, बट ये पॉजिटिविज्म वाला गलत हो जाएगा। टैलकट पार्सन का पॉजिटिविज्म नहीं होना चाहिए था, अगर यहाँ पे ये लिख देते एक्शन थ्योरी फॉर एग्जांपल दे देते, या फिर जो है वो कुछ फंक्शनलिज्म की बात कर देते तो हो जाता, बट यहाँ पे टैलकट पार्सन में पॉजिटिविज्म गलत हो जाएगा। और सी एच कूले ने प्राइमरी ग्रुप का कौन मतलब दिया हुआ है, टर्म ही दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रॉबर्ट मर्टन रेफरेंस ग्रुप, और सुमनर जी ने इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज अलायंस दैट क्रिएट्स अ डिजायर टू गिव अवे अ गर्ल
थ्रू मैरिज टू अ सुपीरियर फैमिली सॉरी। गर्ल है, इसका मतलब गर्ल जो है वो लोअर कास्ट की है क्वेश्चन के हिसाब से, और जो बॉय है वो हायर स्टेटस का है। और ये कौन सी सिचुएशन होती है? ये सिचुएशन होती है हाइपरगैमी की। हाइपरगैमी सिचुएशन वो होती है जिसमें जो लड़का होता है वो एक लोअर कास्ट की लड़की से शादी करता है। ये भी कह सकते हैं कि इसमें इसमें मूविंग अप वाली चीज सिचुएशन होती है कि जो मतलब होता है ना, जैसे परिवार कहते हैं कि हम अपने से बड़े घराने में ही लड़की देंगे, मतलब अपनी लड़की का शादी करेंगे। तो दैट इज दैट सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन ऑफ हाइपरगैमी। हाइपरगैमी इसका एकदम विपरीत है, वाइसा वर्सा है। वाइसा वर्सा इसलिए कैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें उल्टी सिचुएशन हो जाएगी। इसमें जो लड़की है वो हायर की होगी और जो बॉय है वो लोअर कास्ट का होगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रख लीजिएगा। एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी, आई होप आपको पता हो। एंडोगैमी मतलब होता है, इसका एग्जांपल दे देती हूँ, कास्ट। और एक्सोगैमी ले लो, गोत्र। अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। तो एक्सो का मतलब होता है नहीं करना है, बाहर, आउटसाइड, मतलब बाहर कहाँ करनी है? आउटसाइड शादी करनी है। और एंडो का मतलब होता है इन। इन का मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। एंडोगैमी मतलब होता है अपने ही कास्ट में शादी करोगे। ठीक है ना? जो जो मैंने बोला है उसको लिख लेना, आप कंफ्यूज मत होना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ठीक है ना? change in cognitive structure attributes of the society, acceptance of western lifestyle, cultural renaissance, या acceptance of legal rationalism। तो ठीक है ना? तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लीगल रैशनलिज्म। ठीक है ना? एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो है वो वेस्टर्नाइजेशन होता है। ठीक है ना? वो वेस्टर्नाइजेशन होता है। अब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है। तो लीगल रैशनल अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेना मॉडर्नाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाता है द ट्रेनिंग गिवन टू a person for acquiring membership in a non-membership group. This is anticipatory socialization. Remember, every time remember this, and it's a very मतलब well repeated question। मतलब बेसिकली एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाएंगे ही बनाएंगे। दिया किसने है? मार्टिन जी ने दिया है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। खैर, इसमें यही है कि एंटिसिपेटरी का मतलब होता है आप किसी ग्रुप को फॉर एग्जांपल ज्वाइन करना चाहते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल है जब किसी लड़की की शादी हो रही है, तो वो उसके जो घर वाले हैं या वो खुद भी हो सकती है, तो वो तौर तरीके, नए तरीके की चीज़ें सीखती है कि हम अपने ससुराल जाएंगे तो इस तरीके से रहेंगे, ऐसे ऐसे। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रही हूँ, कोई भी लड़की ऑफेंड ना हो। ठीक है ना? मैं खुद नहीं ऐसा सोचती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है? डिफरेंशियल रैंकिंग, सोशल डिफरेंशिएशन, और कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिकल सिग्रीगेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है डिफरेंशियल रैंकिंग। ठीक है ना? तो डिफरेंशियल रैंकिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग होगी। ठीक है ना? अब रैंकिंग का मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा। रैंक्स देंगे 1 2 3 4 रैंक करेंगे और डिफरेंट डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल रैंकिंग इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। Next is, which one of the following is the distinctive characteristic of human society in comparison to animal society? तो कौन सी चीज़ है जो ह्यूमन और एनिमल को अलग रखती है? तो दैट इज बेसिकली आर कल्चर। एंड ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत पहले हमने किया हुआ है। इंटरेक्शन देखिए, इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। टेरिटरी है, इंसानों की भी होती है, जानवरों की भी होती है, ग्रुप लाइफ दोनों की होती है। बट कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ह्यूमंस के पास है, एनिमल्स के पास नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ इंडिया सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन? अभी हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने जो पार्ट 1 या पार्ट 2 था उसमें फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में बात करी थी, जो कि थी हमारी कौन, काका केलकर जी की जो कमीशन थी वो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। बट अब यहाँ पूछा गया है सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन किसकी है? तो ये हमारे हो जाएंगे बीपी मंडल। इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। अभी हमने बात करी थी अशोक मेहता कमेटी की, जो कि पंचायती राज के लिए है। बलवंत राय मेहता कमेटी भी जो है वो पंचायती राज सिस्टम के लिए, ये भी पंचायती राज सिस्टम के लिए है। बट जो बीपी मंडल है, ठीक है ना, जिसमें हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये हमारी सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका ईयर भी ऑलमोस्ट मतलब 1979 है, ऐसा याद रखिएगा। इसका हो जाएगा 1953। इतना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं तो इनके थोड़ा बहुत ईयर ऊपर नीचे याद हो जाते हैं। एंड या दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को सच में अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। प्लीज शेयर दीज वीडियोस सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट दी हेल्प। और मैंने जैसे कि कहा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट या कोर्स सेक्शन में जो है जब देखोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इवन रिसर्च मेथोडोलॉजी के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। रिसर्च के क्वेश्चंस में इन सब एमसीक्यूज में मतलब नहीं डाल रही, नहीं सॉल्व करा रही साथ में। रिसर्च के एमसीक्यूज में अलग ही सॉल्व कराती हूँ बिकॉज बहुत दिक्कत वरना होती है, रिसर्च थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो इसलिए ऐसा है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल पे भी जाके देख सकते हो। आप हमें @GK ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स या पीडीएफ्स के होती हैं या इन्फॉर्मेशन होती हैं, मैं सब वहीं पे अपडेट करती हूँ। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।